सभी नवी कक्षा के छात्रों को हिंदी कक्षा में स्वागत। छात्रों, भारत में कर्नाटक हमारा राज्य है। इस हमारे राज्य कर्नाटक में बहुत वर्षा होने वाला एक स्थान है। उस स्थान का नाम कौन बता सकते हैं? हाथ उठाइए। बोलते हो, बताइए। आगुल। आगुल में कर्नाटक राज्य में बहुत वर्षा होने वाला स्थान है हमारे राज्य में। तो पूरे भारत में अधिक वर्षा होने वाला एक स्थान भी है। उस स्थान का नाम कौन बता सकते हैं? मनुष्य आप बताते हो? मेघालय। बहुत अच्छा है। तो मेघालय हमारे भारत देश में बहुत बारिश होने वाला राज्य है। वह राज्य में एक स्थान भी है। उस स्थान को ही हम पूरे देश में अधिक वर्षा होने वाला स्थान कर पहचानते हैं। वह स्थान का नाम कोई एक विद्यार्थी बता सकते हैं? बताते हो? चेरापूंजी। बहुत बढ़िया। चेरापूंजी हमारे भारत में अधिक वर्षा होने वाला क्या है? एक स्थान है। तो हम इस भारत के इस नक्शा में, हमारे भारत के इस नक्शा में, हमारे भारत देश में हम मेघालय राज्य कहाँ आता है उसे आप देख सकते हैं। पूर्वोत्तर भारत में, यह बांग्लादेश के पास यह मेघालय राज्य यह स्थित है। आप इस भारत के इस नक्शा में अब इस राज्य को आप पहचाने हैं। आपको मालूम ही है इस राज्य के बारे में, नाम मालूम है, मालूम होगा, लेकिन उसके विशिष्टता के बारे में अब हम चेरापूंजी से आया इस पाठ के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इस पाठ का लेखक प्रदीप पंत है। अब हम पहले इस पाठ के लेखक प्रदीप पंत जी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। लेखक परिचय। प्रदीप पंत जी का जन्म लखनऊ के हल्द्वानी उत्तराखंड में 24 अप्रैल 1941 को हुआ था। प्रदीप पंत जी का जन्म उत्तराखंड में 24 अप्रैल अप्रैल को हुआ है। पंत जी के अब तक 6 उपन्यास प्रकाशित हुए हैं। प्रदीप पंत लेखक के द्वारा रचित अब तक 6 उपन्यास प्रकाशित हुए हैं। इस हिंदी साहित्य के लिए उन्होंने देन दी है। पंत जी की कन्नड़ में अनुवादित कहानियों का संकलन है। पंत जी उपन्यास के अतिरिक्त कन्नड़ में भी एक कहानी संग्रह पुस्तक लिखे हैं। उसका नाम है न्याय ಮತ್ತು इतर कथೆಗಳು। प्रदीप पंत जी कन्नड़ में अनुवादित कन्नड़
रचना है ये न्याय ಮತ್ತು ಇತರ कथेಗಳು नामक यह एक कन्नड़ अनुवादित कहानियों का संकलन है। प्रदीप पंत के द्वारा रचित है। शीर्षक से प्रकाशित है। पंत जी के देश विदेश की यात्रा संस्मरण के 4 संकलन है। यात्रा संस्मरण का अर्थ है जो व्यक्ति अपने जीवन में प्रवास या यात्रा जाते हैं, वह जाकर जो उन्होंने देशों में स्थानों में वहाँ के स्थानीय प्राकृतिक जो दृश्यों को देखते हैं, उनको आकर उनके अनुभवों को वे अपने लेखन में लिखकर उसे लेखन में लिखकर हमें पढ़ने के लिए कुछ पुस्तकों के यात्रा संस्मरण पुस्तक लिखते हैं। ऐसा लिखने में प्रदीप पंत जी भी एक है। ये भी देश विदेश की यात्राओं को संस्मरण में 4 पुस्तक लिखे हैं, 4 संकलन लिखे हैं। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू पर उत्कृष्ट लेखन के लिए पंत जी को जर्नलिज्म वेलफेयर फाउंडेशन का यूरोप भ्रमण पुरस्कार भी इन्हें दिया गया है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का प्रेमचंद अनुशंसा पुरस्कार भी दिया है। हिंदी अकादमी द्वारा 2 बार साहित्यिक कृति पुरस्कार प्राप्त है। साहित्य का सम्मान और उत्कृष्ट व्यंग्य लेखन के लिए हिंदी भवन नई दिल्ली का व्यंग्यश्री सम्मान भी प्राप्त हुई है। सिर्फ अनुवाद ही नहीं है, ये अनेक उपन्यास यात्रा संस्मरण भी लिखकर ये ख्यात हुए हैं प्रदीप पंत जी। इनके द्वारा जो रचित चिरापुंजी से आया यह संस्मरण ग्रंथ में ये अपना चिरापुंजी का मेघालय राज्य को ये कह रहे थे। उस समय उनसे हुआ जो अनुभवों को इस पाठ में वे लिखे हैं। इस पाठ का आशय देखिए, यात्रा से प्रादेशिक ज्ञान प्राप्त होता है। हम यात्रा जाते हैं तो हमें इतना ज्ञान होता है कि वहाँ के प्रदेशों के विशेषता के बारे में हमें मालूम पड़ता है। लोगों के रहन सहन जो हम जानते हैं, उस प्रदेश के रहन सहन जो लोग वहाँ निवास करते हैं, वे किस प्रकार के घर में रहते हैं, क्या क्या खाना खाते हैं, कैसे कैसे वेशभूषा पहनते हैं, उन सभी को हम वहाँ देखते हैं। उसके बारे में और हमारे में हम तुलना भी करके देख सकते हैं। और लोगों के रहन सहन, प्राकृतिक दृश्यों का सौंदर्य, और हमारा प्राकृतिक सौंदर्य अलग होता है, जो हम जाते हैं वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य अलग रहता है। उन विशेष प्राकृतिक सौंदर्यों को भी हम अनुभूति कर सकते हैं। इस पाठ द्वारा छात्र चिरापुंजी का परिचय प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे जो जाके वहाँ के विशेषताओं को जो व्यक्ति आके यहाँ लेखन के द्वारा हमें यह उन लोगों ने उन जो वे प्रवास जाते हैं उनके उन जो स्थान है होते हैं, उनके विशेषता को हमें परिचित कराते हैं। ये हमें बहुत अनुकूल सिद्ध होते हैं। यह प्रदीप पंत जी भी अपने अनुभव इस पाठ में लिखे हैं, बताए हैं। देखेंगे क्या क्या है। पहले आदर्श वाचन करेंगे, बाद में आपसे भी वाचन कराया जाता है। ठीक तरीके से अब मैं पढ़ता हूँ, इसे आप देख लीजिए। मेघालय यानी बादलों का घर, और मेघालय की राजधानी शिलांग ये हरा भरा पर्वतीय नगर, जहां हर वक्त बादल उमड़ते उमड़ते रहते हैं। इतना बड़ा स्वच्छ सुंदर पर्वतीय नगर उत्तर भारत में कहीं नहीं है।
की ओर जाता मार्ग दोनों ओर पहाड़ों और दरख्तों से पटा पड़ा है। यह ऊंचा नीचा सर्पाकार रास्ते को पार करते हुए दिखाई पड़ते हैं। बादल बहती है सुहानी हवा और कभी-कभी हो जाती है बूंदाबांदी। हमारी जीप चिलम से 53 किलोमीटर दूर चिरागपुर की ओर बढ़ रही है। मेरे साथ रांची के एक अधिकारी श्री संगमा और उनके दो दोस्त बैठे हैं। मैं जीप की खिड़की बंद करते हुए संगमा से पूछता हूँ, क्या साल भर यहाँ वर्षा होती रहती है? जी हाँ, संगमा कहते हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि मेघालय में खपत से ज्यादा पन बिजली का उत्पादन होता है। हम अतिरिक्त बिजली अन्य राज्यों को दे देते हैं। ऐसा मैं सचमुच आश्चर्य से पूछता हूँ, संगमा कहते हैं। वैसे यदि यहाँ सभी गांव बिजली से जगमगा उठे तो भी अतिरिक्त बिजली का उत्पादन होता रहेगा। हम पहाड़ों को निहारते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सड़क के उस पार पहाड़ी कुहारे से घिरी हुई है। 3 पर्वतीय अंचलों में बांटा हुआ है मेघालय। खासी पर्वत, गोरा पर्वत और जहंतिया पर्वत, और इन्हीं 3 पर्वतीय अंचलों से बने हैं 5 जिले। हर अंचल की अपनी अलग संस्कृति है, रीति रिवाज, पर्व, उत्सव है, लेकिन हर कहीं पारिवारिक व्यवस्था मातृसत्तात्मक है। भूमि, धन, संपत्ति सब मां से बेटी को मिलती है। स्त्री का यह वर्चस्व है, यह एहसास गुवाहाटी से मेघालय की सीमा में घुसने के साथ ही होने लगता है। तमाम दुकानों पर स्त्रियां सौदा बेचती और बेहिचक बतियाती दिखाई देती है। शिलंग में भी उन्हें दुकानों पर बैठे देखा जा सकता है। शायद यह स्थिति पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में भी है। भले ही जहां मातृसत्तात्मक परिवार व्यवस्था न हो, कुछ साल पहले मणिपुर की राजधानी इंफाल में भी यही सब देखा था। स्त्रियों का पूरा बाजार ही है, वह जिसे मायनी बाजार कहते हैं, यानी माँ का बाजार। दिन भर सामान की बिक्री कर शाम को अपने अपने घर लौटती है। किसी प्रकार का वर्ग भेद नहीं, यानी अमीर घरों की स्त्रियां भी इस मायनी बाजार में मिल जाएगी और गरीब घरों की स्त्रियां भी। तभी एक मोड़ निकलने पर चिरागपुर जी का छोटा सा बाजार दिखाई पड़ता है और इस बाजार में भी दुकानों पर बैठी है महिलाएं। फिर चाहे दुकान फल सब्जियों की हो या चाय की, हम आगे बढ़ जाते हैं। उधर तुम पढ़ो। हरा भरा पर्वतीय नगर, जहाँ हर वक्त बादल ऊंचा
तिरपन किलोमीटर चेरापूंजी की ओर बढ़ रही है। सात राज्य के अधिकारी श्री संगमा उनके दो दोस्त बैठे हैं। बैठो। संध्या आप पढ़ो। संगमा से पूछता हूँ क्या साल भर यह पशु होती रहते हैं। जी हाँ, संगमा कहते हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि मेघालय में खपत से ज्यादा बिजली का उत्पादन होता है। अतिरिक्त बिजली अन्य राज्यों को दे देते हैं। मैं सचमुच आश्चर्य से पूछता हूँ। संगमा कहते हैं। वैसे यदि यहाँ सभी गांव बिजली से जगमगा उठे तो भी अतिरिक्त बिजली का उत्पादन होता रहेगा। अनु तुम पढ़ो। हम बड़े के नहीं रहे, उन्हें आग बंदी रहे। ये सड़क के उस पर पकड़ी कुहारे से गिरे हुए ये 3 वर्षीय अंजले में आज ये मेघालय काशी पर्वत गले पर्वत और जयंतिया पर्वत और इन्हीं तीन पर्वतीय अंचलों से बने हैं। 5 जिले पर अंचल की अपने अलग संस्कृति है। रीति रिवाज पर्व उत्सव है। लेकिन हर कहीं व्यवस्था मातृसत्तात्मक है। बेटा लक्ष्मी तुम पढ़ो। भूमि का संपत्ति से बेटी को मिलती है। श्री का यहाँ वर्चस्व है। वर्चस्व है।
makes their house big for मेघालय यानी बादलों का घर। मेघालय के नाम सुनते ही हमें हमारे मन में दिमाग में आ जाता है ये बादलों का घर है। हमारे भारत देश में मेघालय राज्य बादलों का क्या है? घर है। बादलों के घर है, घर ही प्रतीत है। और मेघालय की राजधानी शिलांग। मेघालय की राजधानी कौन सी है? शिलांग। शिलांग एक हरा भरा पर्वतीय नगर है। मेघालय के राजधानी शिलांग एक हरा भरा पेड़ पौधों से हरा भरा एक पर्वतीय नगर है ये, जहाँ हर वक्त इस शिलांग में मेघालय में हर वक्त बादल उमड़ते घूमड़ते रहते हैं। उमड़ते घूमड़ते का मतलब है चारों ओर घेरे हुए रहते हैं। इस शिलांग नगर को, मेघालय को चारों ओर से बादल घेरे रहते हैं, ऐसा दिखता है उस नगर में। इतना बड़ा नदी पथ इन सभी को वहां देखते हैं और वे लिखते हैं इतना बड़ा और स्वच्छ और सुंदर। ये इतना बड़ा नगर भी है, स्वच्छ भी है और देखने में सुंदर भी है। यह नगर उत्तर भारत में कहीं नहीं है। ऐसा सुंदर, स्वच्छ और बड़ा नगर उत्तर भारत में हमें देखने के लिए कहीं नहीं मिलता है। ऐसा सुंदर नगर है यह मेघालय के शिलांग नगर। ऐसा हरितिमा भी शायद ही कहीं देखने को मिले। ऐसा हरियाली हमें पूर्वोत्तर भारत के किसी नगर में भी हम देख नहीं सकते हैं। ऐसा हरियाली, ऐसा स्वच्छ और सुंदर वातावरण उस नगर में मैंने देखा। और शिलांग से चिरापुंजी की ओर जाता मार्ग दोनों ओर पहाड़ों और दरख्तों से पटा पड़ा है। और हम शिलांग से चिरापुंजी की ओर बढ़ रहे थे तो हमने देखा हमारे दोनों ओर हरियाली है, पहाड़े हैं और दरख्तें पहाड़े हैं। यह ऊंच नीच सर्पाकार रास्ता है। हम शिलांग से चिरापुंजी की ओर जा रहे हैं, वहां की रास्ता सर्पाकार और ऊंच नीच के रास्ते हमें दिखाई नजर आया वहां। और रास्तों को पार करते ही दिखाई पड़ते हैं बादल। हम रास्ते पार करते हैं, करते करते ही हमारे सामने आ जाता है वह बादल। बहती है सुहानी हवा। इन बादलों के साथ साथ सुहानी हवा हमसे स्पर्श करती है। हमें वह क्षण बहुत सुंदर लगता है। और कभी-कभी ही हो जाती है बूंदाबांदी। बूंदाबांदी का मतलब है वर्षा हो जाती है, बारिश होने लग जाता है। ऐसा चित्रण हमें उस नगर में, उस मेघालय राज्य में हमें दिखाई दिया करते हैं। और आगे लिखते हैं हमारी जीप शिलांग से 53 किलोमीटर दूर चिरापुंजी की ओर बढ़ रही है। ये चिरापुंजी शिलांग से कितने दूर है? 53 किलोमीटर। शिलांग से चिरापुंजी मेघालय के राजधानी शिलांग से चिरापुंजी कितनी किलोमीटर दूरी की है? 53 किलोमीटर की दूरी पर है। हम उस चिरापुंजी की ओर जीप में जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो मेरे साथ राज्य के एक अधिकारी श्री संगमा उस वक्त जीप में मेरे साथ में उस राज्य के, मेघालय राज्य के एक अधिकारी श्री संगमा भी थे और उनके दो दोस्त बैठे हैं। और उसके साथ
उस अधिकारी के दोस्त दो लोग भी उस जीप में ही थे, मैं था, हम सभी चारों वहां से जा रहे थे। मैं जीप की खिड़की बंद करते हुए संगमा से पूछता हूँ, मैं तो बारिश हो रही थी, हवा बह रही थी, इसलिए मैं जीप के खिड़की को बंद करते हुए मैं पूछा संगमा अधिकारी से, क्या साल भर यहाँ वर्षा होती ही रहती है? सर संगमा जी, क्या यहाँ साल भर बारिश वर्षा होती ही रहती है क्या? तो जी हाँ, तो उत्तर दिया संगमा ने, हाँ यहाँ पूरे साल यहाँ वर्षा होती ही रहती है। संगमा कहते हैं, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि मेघालय में खपत से ज्यादा पनबिजली का उत्पादन होता है। यह पनबिजली तो बहुत उत्पादन होता है, खपत से ज्यादा यहाँ की उत्पादन इन अन्य वस्तुओं से ज्यादा यह पनबिजली का ज्यादा यह उत्पादन होती है। हम अतिरिक्त बिजली अन्य राज्यों को दे देते हैं। हम बिजली को हम जितने चाहे उतना का उपयोग करते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं, और जो बचे बिजली को हम अन्य राज्यों को, आसपास के राज्यों को हम उन बिजली को बेच देते हैं, दे देते हैं। ऐसा है तो मैं सचमुच आश्चर्य से पूछता हूँ, संगमा कहते हैं, वैसे यदि यहाँ सभी गांव बिजली से जगमगा उठे तो भी अतिरिक्त बिजली का उत्पादन होता रहेगा। और आगे बढ़कर संगमा कहते हैं, साहब यहाँ के हर नगर गांव में, शहर में जितने भी हम इन बिजली का उपयोग कर लेते हैं, फिर भी अतिरिक्त बिजली बच जाती है, इसलिए हम उन्हें अन्य राज्यों को देते हैं। इतने ज्यादा यहाँ पनबिजली का उत्पादन हमारे राज्य में होते हैं, कर कहते हैं। इससे आश्चर्यचकित हो जाते हैं हमारे लेटर प्रतिनिधि जी ने। इस तरह वे बातें करते हुए आगे जा रहे थे चेरापूंजी की ओर। हम पहाड़ों को निहारते हुए आगे बढ़ रहे थे। निहारते हुए का अर्थ है ध्यानपूर्वक देखते हुए। ये ध्यान से उन स्थानों को देखते हुए जीप में से जा रहे थे, तो सड़क के उस पार पहाड़ी कुहारे से घिरी हुई है। वहां के सड़क के पहाड़ सभी कुहारे से घिरी हुई दिखाई देती है। 3 पर्वतीय अंचलों में बांटा हुआ है। अंचल का मतलब होता है प्रांत में। वहां के पर्वत 3 अंचलों में, 3 प्रांतों में वह मेघालय बांटा गया है। मेघालय में कौन से प्रांत में बांटा है इन नामों से, जैसे खासी पर्वत से, एक खासी पर्वत और दूसरा गारो पर्वत। और तीसरा जयंतिया पर्वत। खासी पर्वत, गारो पर्वत और जयंतिया पर्वत, इन 3 पर्वतों में से बांटा जाता है यह मेघालय राज्य। यह इन 3 पर्वतीय अंचलों से बने हैं। घूमने से बने हैं। हर अंचल की अपनी अलग संस्कृति है, रीति रिवाज है, पर्व उत्साह है। ऐसे 3 अंचलों में खासी पर्वत, गारो पर्वत और जयंती पर्वत में जो बांटा गया यह मेघालय राज्य, इन तीनों पर्वतों में हमें अलग अलग पर्व, वहां के उत्सव, रीति रिवाज आदि हमें दिखाई दिया। लेकिन कहीं हर परिवार की व्यवस्था मातृ सत्तात्मक थी। इन तीनों पर्वतों में हमें दिखाई दिया है कि हमें
सुना गया है कि यह मातृसत्तात्मक व्यवस्था है कर, तो वह ऐसा चल रहा है कि भूमि धन संपत्ति ये सब माँ से बेटी को मिल जाती है। हमारे दक्षिण राज्यों से ये विरुद्ध हमें दिखाई दे रहा है। ऐसा व्यवस्था मातृसत्तात्मक है, यहाँ पितृसत्तात्मक है, वहाँ मातृसत्तात्मक व्यवस्था दिखाई देता है। इस तरह स्त्री का यहाँ वर्चस्व है। इतना ही नहीं, मेघालय में स्त्रियों का वर्चस्व ज्यादा है। यहाँ अहसास गुवाहाटी से मेघालय की सीमा में घुसने के साथ ही होने लगता है। तमाम दुकानों पर स्त्रियां सौदा बेचती है और बेचित विद्या की दिखाई देती है, और वहां के दुकानों पर स्त्रियां बैठकर व्यापार करती है और सभी सौदा बेचती है, मोल भाव सभी काम वहां महिलाएं स्त्रियां ही करती है। शिलांग में भी उन्हें दुकानों पर बैठे देखा जा सकता है। मैं शिलांग में भी ऐसा व्यवस्था वह देखा है। कुछ साल पहले मैं मणिपुर की राजधानी इंफाल में भी यह देखा था। लेखक प्रदीप पंजी ने इससे पहले वे मणिपुर राज्य गए थे, वहां की राजधानी इंफाल में भी यह मातृसत्तात्मक और महिलाएं व्यापार करते हुए देखे थे। उसे वे याद किया। स्त्रियों का पूरा बाजार ही वहां, जिसे माइती बाजार कहते हैं, वहां एक बाजार है। पूरा का पूरा सभी व्यापारी जो व्यापार करने वाले सभी स्त्रियां ही रहते हैं, इसलिए उसे माइती बाजार के नाम से ही पुकारा जाता है वहां। यदि माँ का बाजार, उसे माइती बाजार को माँ का बाजार के नाम से भी मणिपुर में प्रख्यात है। इस तरह यानी माँ का बाजार दिन भर सामान की बिक्री कर शाम को अपने अपने घर लौटती है। किसी प्रकार का वर्ग भेद नहीं, यानी अमीर गरीब का घरों की स्त्रियां भी इस माइती बाजार में मिल जाएगी। अमीर शब्द का विलोम शब्द है गरीब। अमीर इस शब्द का विलोम शब्द है गरीब। यहाँ अमीर गरीब सभी प्रकार के घर के स्त्रियां वहां काम करती है इस दुकानों में। तभी मोड़ निकलने पर चेरापूंजी का छोटा सा बाजार दिखाई पड़ता है, और इस बाजार में भी दुकानों पर बैठी है महिलाएं। फिर चाहे दुकान फल सब्जियों की हो या चाय की, हम आगे बढ़ जाते हैं। उसी तरह यहाँ के शिलांग में यह के ऐसे ही चित्रण दिखाई देता है प्रदीप बंधु जी को। यह हर दुकान पर फल के या सब्जियों के या चाय बेचने वाले कोई भी दुकान हो, वह स्त्रियां बैठी हुई नजर दिखाई देता है। बच्चों, आप कल आते वक्त और इस चेरापूंजी या पंजाब राज्य के बारे में, मेघालय राज्य के बारे में आप और ज्यादा जानकारी पाकर आने का प्रयत्न कीजिए। मैं अभी जो पाठ पढ़ाया हूँ उस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न पूछता हूँ, आप एक एक करके उन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। धनेश, आप उठिए। किस राज्य को बादलों का घर कहते हैं? मेघालय राज्य को। बढ़िया उत्तर दिया। विद्या, आप भी। मेघालय के 3 पर्वतीय अंचलों के नाम लिखिए, बताइए। काशी पर्वत, गारो पर्वत, जयंतिया पर्वत। बहुत बढ़िया। नैना, मेघालय में हर कहीं कौन सी पारिवारिक व्यवस्था है? मातृसत्ता। बहुत बढ़िया। चेतन, आप उठिए। जीप में लेखक के साथ और कौन बैठे थे? श्री संगम बैठे थे। बहुत बड़े उत्तर थे। बैठो। भरत जी, उठिए। मणिपुर की राजधानी कौन सी है? इम्फाल। नहीं,
प्रकार राजधानी नेपाल। बैठिए संदेश। शिलंग से चिरापुंजी कितने किलोमीटर दूर में स्थित है? 53 किलोमीटर। 53 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बहुत बढ़िया। सभी प्रश्नों का उत्तर बहुत अच्छी तरह से दिया है आपने। आपको सभी को धन्यवाद समर्पित करता हूं।